पूरा हाईलाइटेड मामला था, तेजस्वी यादव नेम्ड थे उसमें। क्या हुआ? एफआईआर हुआ, उसमें तेजस्वी यादव नहीं थे उस हत्या में, उनका नाम नहीं था। इस वजह से राजनीतिक दंश, राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार शहाबुद्दीन को मार दिया गया। शहाबुद्दीन साहब मरे नहीं, उनको मार दिया गया, षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। फिर वही प्रोपगंडा, फिर उसी तरीका से उभरते हुए चेहरा, बिहार के युवाओं के आइकॉन और सियासत में बहुत बड़े ताकत के रूप में उभरते हुए वो व्यक्ति, तो ओसामा न पूरब देखा, न पश्चिम देखा, न बरसात देखा, न गर्मी देखा, न जाड़ा देखा। अभी तो बार बार कहते हैं कि शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत है जो स्थापित है और आज नहीं आदि तक स्थापित रहेंगे। उनका ताकत रहा है। तो कभी परिवार के लिए वो व्यक्ति मुकदमा इतना नहीं झेला, और उन्होंने कभी दलाली और चापलूसी और पैरवी करके अपने मुकदमा में के बेटे अप्रोच पे उन्होंने बहुत नहीं बड़ा आरोप लगाया जा रहा है सिवान में, और बहुत सारे एक बार गिरफ्तार भी किया गया है शायद अभी उन्हें, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सर बार बार उनके नहीं, ये साथ? तो सरासर गलत हुआ है। इसलिए कहना चाहते हैं कि उक्त घटना में अब ऐसा नहीं कि हम शहाबुद्दीन साहब के सिपाही हैं जो उनका पक्ष रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर हम भी गलत करेंगे तो हम पे भी कानून अपना डंडा चला, हम पे भी कार्रवाई करे। हमारे नेता हैं, हमारे बेटा है, हमारे भाई है, हमारे भतीजा है, और उस परिवार के सिपाही होने के नाते अपने नेता के लिए हो सकता है कि हम पक्ष की बात रखें, लेकिन मामला पक्ष का नहीं है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो कार्रवाई हो, हम तो शासन से कहेंगे कि गलत कर रहे हैं तो कार्रवाई हो। लेकिन उक्त घटना में युवाओं के आइकॉन और साहब के पुत्र नहीं थे, ये स्पष्ट है। उस घटना में उस समय वो दिल्ली में थे। फिर सर कौन है जो इनको बार बार फंसा कर टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि पहली बार नहीं है, इसके कुछ महीने पहले भी हुआ था किसी और जिले में, मुझे जहां तक जानकारी है। तो बार बार ऐसे फंसाने का प्रयास कौन? आंदोलन करेंगे, आप संघर्ष करेंगे, आप राजनीतिक परिवार है, जनता के लिए लड़िएगा। साहब भी जनता के लिए लड़े थे। साहब के ऊपर जितना भी मुकदमा था अपने पारिवारिक रंजिश का मुकदमा नहीं था, सिवान के आवाम के लिए लड़ते थे। कोई भी मामला आता तो वो अगला चढ़ करके जाकर के जवाब देने का कार्य करता था। ये जान लीजिए, ये ताकत था उनमें। वो झुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। मुकदमा पे झेलते गए। अपने परिवार के लिए कोई मुकदमा नहीं हुआ, अपने भाई को नेता बनाने के लिए कभी लड़ाई नहीं किए, अपने बेटा अपने पत्नी को कभी एमपी एमएलए बनाने के लिए वो व्यक्ति लड़ाई नहीं किया। यही तो उनका सिद्धांत था। हम लोग बार बार कहते हैं कि शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत है जो स्थापित है और आज नहीं आदि तक स्थापित रहेंगे। उनका ताकत रहा है। तो कभी परिवार के लिए वो व्यक्ति मुकदमा इतना नहीं झेला, और उन्होंने कभी दलाली और चापलूसी और पैरवी करके अपने मुकदमा में अप्रोच उन्होंने नहीं किया। वो तो बार बार कहते थे कि माननीय न्यायालय पर विश्वास है। उनके पास वो शक्ति था कि चाहते तो अपने पैरवी करके केस को, सारे केसों का डिस्पोजल करवा सकते थे। इतना ताकत तो था, गजब का ताकत था। एक फोन पे पूरा बिहार हिलता था। लेकिन कभी वो व्यक्ति ऐसा नहीं किया। वो व्यक्ति कभी पर्दा के पीछे वाला काम नहीं करते थे। राज्यसभा की बात जब चलती थी, शहाबुद्दीन साहब कहते थे क्या बैकडोर का राजनीति नहीं, बैकडोर की राजनीति पे अगर गए होते तो उनकी पत्नी और मोहम्मद शहाबुद्दीन भी राज्यसभा चले गए होते। ये वसूल था शहाबुद्दीन साहब का। उसी प्रकार से अपने केस के मामला में भी कभी अप्रोच नहीं करते थे। बोलते थे कि जो न्याय मिलेगा न्यायालय से न्याय मिलेगा, लेकिन मार दिया सब। राजनीतिक पंडित और राजनीतिक जो आका हैं लोग बैठे हुए, उस व्यक्ति की जान ले लिए। नहीं तो वो व्यक्ति जो राजनीतिक बड़े ताकत वाले लोग बैठे हैं बड़े सियासत में, उनको इस बात का जरूर अंदेशा था कि आने वाला भविष्य राजनीति का ताकत, राजनीति का सेंटर शहाबुद्दीन परिवार और शहाबुद्दीन बनेंगे। इस वजह से राजनीतिक दंश, राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार शहाबुद्दीन को मार दिया गया। शहाबुद्दीन साहब मरे नहीं, उनको मार दिया गया, षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। फिर वही प्रोपगंडा, फिर उसी तरीका से उभरते हुए चेहरा, बिहार के युवाओं के आइकॉन और सियासत में बहुत बड़े ताकत के रूप में उभरते हुए वो व्यक्ति, तो ओसामा न पूरब देखा, न पश्चिम देखा, न बरसात देखा, न गर्मी देखा, न जाड़ा देखा। अभी तो हंसता हुआ लड़का है, उभरता हुआ एक नौजवान को राजनीतिक षड्यंत्र में घसीटते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जो मुकदमा हुआ, उक्त मुकदमा में ओसामा साहब थे ही नहीं। अच्छा, मुकदमा भी हो गया तो चलिए, जब कोई भी व्यक्ति आवेदन देता है उस आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है। चूंकि एफआईआर का मतलब ही होता है फर्स्ट रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके बाद का मामला विवेचना आ जाता है, उसके बाद का मामला अनुसंधान आ जाता है। अनुसंधान में सभी चीजों पे जो स्पष्ट हो जाता है। तो अनुसंधान होना चाहिए ना। अनुसंधान में अगर ओसामा साहब दोषी पाए जाते, उनको जेल भेजिए, हम तो कह रहे हैं।
लेकिन अनुसंधान भी नहीं हुआ और प्रशासन इतनी एक्टिव तरीका से कोटा से जाकर के उठा लाई, जैसे लगा कि बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल मिल गया। यहाँ तो बड़े अपराधी सड़क पे घूम रहे हैं, यहाँ तो बड़े दुर्दांत अपराधी सड़क पे घूम रहे हैं, हत्या करने वाला व्यक्ति सड़क पे घूम रहा है, लूट बलात्कार, बड़े बड़े शराब माफिया सड़क पे घूम रहे हैं। कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है पुलिस का। इवन पुलिस के साथ बैठ करके, पुलिस के संरक्षण में बैठ करके अपने कार्यों का अंजाम देता है सब। ये स्थिति बना हुआ। लेकिन इस घटना में आप देख लीजिए पुलिस कितना तत्पर, ये सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि आपका जो ये काम करने का जो एटीट्यूड है, जो एक्टिविटी है, इस पर सवाल खड़ा हो जाता है कि इतनी पुलिस, बिहार की इतनी पुलिस, विशेष करके सिवान की पुलिस इतनी एक्टिव क्यों, और उस मामले पे क्यों आप विवेचना करते, आप जांच करते। आता नहीं है जी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का भी 302 में नाम आ जाता है। आया था कि नहीं आया था? इसी बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का 302 में नाम आया था। आज से 6 महीना पहले आया था ना, एक हत्या हुआ था किसी लीडर का जिसमें नाम आ गया था, पूरा हाईलाइटेड मामला था, तेजस्वी यादव नेम्ड थे उसमें। क्या हुआ? एफआईआर हुआ, उसमें तेजस्वी यादव नहीं थे उस हत्या में, उनका नाम निकला, वो बरी हुए, जस्टिफाई हुआ। हम भी तो वही कहना चाहते हैं, कहां तेजस्वी यादव जी जेल गए थे? अब इस पर हम ये नजीर देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी मालिकों को लगे कि हम तेजस्वी यादव पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसा हम नजीर देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वस्तु स्थिति है, आप उन चीजों पे पारदर्शिता से काम नहीं करिएगा तो सवाल खड़ा होगा। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं भी एक अपील करना चाहता हूं आज कि सर, आप लोग जो भी हैं, जनता से कहना चाहता हूं कि एक बार अच्छे लोगों को चुनने का प्रयास कीजिए। जब आप अपने पंचायत में अच्छे लोगों को चुनना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है आपको काम के लिए खोजना नहीं पड़ेगा कि मेरे मुखिया जी कहाँ है। जैसे इनको खोजना, आज छुट्टी का दिन है, सोचिए हर मुखिया, हर एक इंसान अपने घरों में सोच रहा होगा कि आज रामनवमी, विजयदशमी जाएंगे रावण दहन देखने, सब कुछ, लेकिन सर आज आके अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है आने के बाद कि लगता है कि हर कोई अगर ऐसा हो जाए, हम लोग वही बात कर रहे थे रास्ते में कि हर मुखिया अगर इस तरह से हो जाए तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और बिहार सरकार पे भी सवाल लोग नहीं उठा पाएंगे। एक और निवेदन आपसे करेंगे, चूंकि लाखों फॉलोअर्स आपके देखने वाले हैं, चेन जड़ा हुआ, बाबा साहब ने संविधान में ताकत दिया है कि हम मुखिया हैं, जनता का कार्य कर रहे हैं, परेशानी होगा तो हम जाकर के अपनी आवाज पंचायत समिति में उठाएंगे, ब्लॉक में। वहां माननीय विधान पार्षद महोदय, उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, माननीय विधान पार्षद महोदय, त्रिस्तरीय पंचायत के जो भी माननीय 24 विधान पार्षद हैं बिहार में, उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, सभी सम्मानित विधान पार्षद महोदय से, कि आप पंचायत के सभी मालिक की समस्याओं का जो आवाज त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया लोग उठाते हैं, उनकी आवाज आप विधान परिषद में बनने का कार्य करिए, तब जाकर के सरकार की जो ध्यान है पंचायतों को व्यवस्थित करने में जाएगा। तो जरूर निवेदन करेंगे कि आपको बड़ी उम्मीद से लोगों ने ताकत दिया, और 24 विधान परिषद, माननीय विधान परिषद, आप मुखरता से विधान परिषद में अगर आवाज उठाइएगा तो इस गांव का, इस बिहार के सभी गांवों का बेहतर विकास होगा और पंचायत की सरकारें सशक्त होंगी। आप भी सवाल खड़ा करिए विधान परिषद में कि आपके जो है सो क्षेत्र में पंचायत के कर्मचारी क्यों नहीं बैठते हैं। और एक बार अभिनंदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से अमनौर के सम्मानित विधायक मंटू सिंह पटेल जी का अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने जनता की आवाज, पंचायत की सरकारों की समस्या, वो विधानसभा में अभी 10 दिन पहले रखे हुए थे कि आज भी बिहार के सभी पंचायत में आप पता करवाइए और पंचायती राज मंत्री महोदय बताने का कार्य करिए। उन्होंने कहा था विधानसभा में सवाल पे कि पंचायती राज मंत्री महोदय बताने का कार्य करिए कि पंचायत के कर्मचारी क्यों नहीं पंचायत में बैठते हैं, आखिर इसकी जवाबदेही किन के कंधों पे है और उनके वेतन का भुगतान का आधार क्या है। जनता के टैक्स के पैसा से उनको वेतन मिलता है, आप पंचायत के कार्यालय में क्यों नहीं बैठते हैं। तो भाई उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं। माननीय विधायक अमनौर मंटू सिंह पटेल जी का जिला मुखिया संघ सिवान आपका अभिनंदन करना चाहता है और पूरे बिहार के सभी हमारे मुखिया साथी आपका अभिनंदन करना चाहते हैं कि वैसे ही सवाल अगर सभी माननीय विधान परिषद जिस दिन विधान परिषद में उठाना शुरू करेंगे, आवाज बनना शुरू करेंगे, जान लीजिए पंचायत का व्यवस्था बदल जाएगा। जब पंचायत का व्यवस्था बदलेगा, हमारे गांव का व्यवस्था बदलेगा, हमारे मालिकों का व्यवस्था बदलेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे बिहार के सभी मालिकों का व्यवस्था बदले, मैं ये चाहता हूं।
बाकी आपकी क्या राय है सर के बारे में, इस पूरे पंचायत के बारे में और इस इतने सुंदर से कार्यालय के बारे में, जहां एक से एक आम आदमी भी आकर बैठ के अपना काम करवाता है और सर उसके कामों को करते हैं। बाकी धन्यवाद आपका, और वीडियो अगर अच्छी लगे कि सभी मुखिया तक शेयर करें, सभी पंचायतों तक पहुंचाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।